संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और शुरुआत से ही विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है। सरकार की कोशिश नए बिलों को पास कराने की है। ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, आप बताएं कि आज संसद में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि संसद का जो सेशन था वो काफ़ी धमाकेदार हुआ और जो कार्यवाही थी वो भी स्थगित कर देनी पड़ी। जी बिल्कुल, जैसा कि इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि ये सत्र जो है काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है और इसकी शुरुआत से ही वो सब कुछ देखने को मिला, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अपोजिशन पार्टी जो है काफ़ी हमलावर हैं सरकार के ऊपर, और उसकी बानगी हमको आज देखने को भी मिला जब महंगाई के मुद्दे पर जीएसटी में जो नए स्ट्रक्चर, जीएसटी की दरों में नए स्ट्रक्चर की शुरुआत आज से हुई है, कई प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। उसको आधार बनाते हुए, अग्निपथ स्कीम को आधार बनाते हुए विपक्षी सांसदों ने दोनों ही सदनों में काफ़ी हंगामा किया, नारेबाजी की, जिसको ध्यान में रखते हुए संसद की जो कार्यवाही है उसको स्थगित करना पड़ा। इसके अलावा हालांकि इस हंगामे के बीच में कई अहम बिल भी जो है राज्यसभा में उसको पेश किया गया, हालांकि उस पर चर्चा नहीं हो सकी। इसके अलावा लोकसभा में एक सवाल के जवाब में, एक रिटन रिप्लाई में वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अपना बयान दिया, जिसमें कई अहम बातें जो है निकल कर आई। वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो के ऊपर चर्चा चल रही है, हालांकि आरबीआई जो है क्रिप्टो करेंसीज के पक्ष में नहीं है और वो इस बात के पक्ष में है कि इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। आरबीआई का ये मानना है कि मौजूदा समय में कोई भी करेंसी जो है वो या तो सरकार की तरफ से जारी की जाएगी या सेंट्रल जो बैंक्स है उसकी तरफ से जारी की जाएगी, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज के साथ ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ अगर क्रिप्टो करेंसीज में जो ट्रांजैक्शन है वो जारी रहता है, उसको बढ़ावा दिया जाता है, तो अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकता है। ये आरबीआई का आकलन है और इसका जिक्र वित्त मंत्री ने किया संसद में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कोई भी लेजिस्लेशन अगर बनाया जाता है, कोई भी कानून का पालन किया जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में इसको एक साथ लागू किया जाए, क्योंकि एक देश अगर इसको लागू करता है तो फिर बहुत ऐसे मसले हैं जो कि कानूनी पेचीदगी पैदा होंगी और आने वाले दिनों में इससे दिक्कतें पैदा हो सकती है। लिहाजा इसके ज़रिए वित्त मंत्री ने यह संकेत देने की कोशिश की कि सरकार क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कोई भी कानून बनाने में कोई भी जल्दबाजी फिलहाल नहीं करने जा रही है, और जो मौजूदा प्रावधान है इस पर नियंत्रण को लेकर, इसको रेगुलेट करने को लेकर, उसी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। जी प्रकाश, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद है कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की कि संसद सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जाए, वैसा ही कुछ होने को होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जीएसटी दर में हुए बदलाव का साइड इफेक्ट हमें संसद में भी देखने को मिला। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। इसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को कल तक के लिए टाल दिया गया। लेकिन जीएसटी में बदलाव के कारण घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीज़ों की कीमतें आज से बढ़ गई हैं, यानी आपके किचन का बजट बिगड़ने वाला है। इसी पर पेश है हमारा ये खास पैकेज। चावल, आटा, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, गुड़ और शहद, इन जैसी रोजमर्रा की कई चीजों के लिए आज से आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। इन सभी चीजों के महंगे होने की वजह 5% जीएसटी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब घर घर में रोज इस्तेमाल होने वाली इन चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है। जून में चंडीगढ़ में हुई जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में जीएसटी की दरों में बदलाव का फैसला लिया गया, जो आज से लागू हो रहा है। ऐसे डेयरी उत्पाद जिन्हें खुला बेचा जाता है वो अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, क्योंकि अब हर प्रकार के चावल और आटा जीएसटी के दायरे में शामिल होंगे, चाहे वो पैक्ड हो या खुले। रोजमर्रा के सामानों के अलावा अब सरकार ने 5000 से अधिक के बिना आईसीयू वाले अस्पताल के कमरे पर भी 5% जीएसटी वसूलने का फैसला किया है, जबकि होटल में 1000 रुपए से कम का कमरा लेने पर 12% जीएसटी लगना शुरू हो चुका है। पहले ये दोनों जीएसटी के दायरे से बाहर थे। जीएसटी दरों में बदलाव से अब हॉस्पिटल के कमरों के किराए पर भी जीएसटी देना होगा। सरकार ने 5000 रुपए से अधिक के बिना आईसीयू वाले अस्पताल के कमरों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इससे इलाज महंगा हो जाएगा। महंगाई की ये मिनी किश्तें आपकी जेब ढीली करने वाली हैं। जो मेडिकल के ऊपर सरकार ने जीएसटी लगा रखा है 18%, ये हम लोग के लिए, गरीब आदमी के लिए सबसे बेकार चीज हो रखा है। मेडिक्लेम पे 18% जीएसटी लगी है। इट इज नॉट गुड। इट शुड बी वेव्ड ऑफ, रिफंडेबल और शुड बी मैक्सिमम 5%। तो जो कॉमन पीपल है उनके लिए तो ये 18% जीएसटी वाला रूल काफी इम्पैक्टफुल रहेगा।
सरकार जो मेडिकल इंश्योरेंस इतना ज़्यादा मतलब बढ़ा रही है टैक्स, तो वो एक इंसान मतलब एक अकेला इंसान कितना ही खर्चा उठा पाएगा, वो तो बहुत ज़्यादा अनफेयर है। और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। क्रूड की कीमतों में फिर से तेजी लौट आई है। क्या है इसकी वजह, बता रहे हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। विश्वमोहन, बताएं कि क्रूड में एक बार फिर से ये जो तेजी देखने को मिल रही है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अक्रॉस द कमोडिटी मार्केट में आज तेजी दिख रही है, उसी का फायदा यहाँ पर क्रूड को भी मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से नरमी आई है, उससे यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। $104 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव चला गया है, 99 के ऊपर WTI क्रूड भी आ गया है। हालांकि ये तेजी टिकाऊ इसलिए नहीं दिखती क्योंकि चीन से मांग को लेकर चिंता लगातार बरकरार है। और हाल में जो बाइडेन की जो ट्रिप थी सऊदी खाड़ी देशों में, उससे उम्मीद ये की जा रही है कि उन देशों की तरफ से, ओपेक मेंबर्स की तरफ से आगे चलकर उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा लीबिया से खबर एक ये आ रही है कि वहाँ बंद पड़े कुछ ऑयल फील्ड को वापस से शुरू किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम खबरें हैं जो ऊपरी स्तरों पर क्रूड पर फिर से दबाव बना सकते हैं। यानी कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि क्रूड कीमतें जो आज तेजी आई है वो टिकाऊ नहीं लगती। आज की तेजी डॉलर इंडेक्स में कमजोरी की वजह से आई है। मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर है कि पाम ऑयल की ओवर सप्लाई की खबरें आ रही हैं। ये क्या मामला है और आखिर ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये जो ओवर सप्लाई की खबरें आ रही हैं, इसके भारत के लिए क्या मायने होंगे? देखिए, वीकेंड पे ये फैसला आया था इंडोनेशिया की तरफ से। उन्होंने एक्सपोर्ट लेवी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। 31 अगस्त तक वहाँ पर कोई भी एक्सपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। $200 प्रति टन का एक्सपोर्ट टैक्स था पाम तेल पर इंडोनेशिया में। अब 1 सितंबर के बाद वापस से विचार करेंगे। उन्होंने एक प्राइस सेट कर रखा है, उस प्राइस के अगर ऊपर भाव जाता है तब ये एक्सपोर्ट टैक्स वापस से 1 सितंबर से लगाए जाएंगे। तब तक बिना एक्सपोर्ट लेवी के ही एक्सपोर्ट किया जाएगा। घरेलू बाजार में इंडोनेशिया जितना पाम तेल की बिक्री करेगा, उससे 7 गुना कोटा उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए दे रखा है। इसके अलावा मलेशिया से भी खबर ये आ रही है कि जुलाई में उनका स्टॉक 21-22% तक बढ़ सकता है। यानी ओवर सप्लाई की स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया में है। और जानकार ये भी बता रहा है कि इंडोनेशिया को अगले कुछ दिनों में 60 लाख टन पाम तेल एक्सपोर्ट करना मजबूरी है। ऐसे में डेफिनेटली भारत के लिए अच्छी खबर है। भले ही आज पाम तेल कीमतों में जबरदस्त तेजी दिख रही हो, रैली दिख रही हो, लेकिन ये तेजी जानकारों को लगता है कि टिकेगी नहीं और आने वाले दिनों में डेफिनेटली पाम तेल के दाम और नीचे गिरेंगे और उसका दबाव बाकी खाने के तेल की कीमतों में होंगी और वो खाने के तेल के दाम वहाँ पर सस्ती हो सकती हैं। विश्वमोहन, खैर पाम ऑयल के मायने में तो हम बोल सकते हैं कि भारत के लिए अच्छी बात है, लेकिन रुपए की बात अगर करें तो रुपए में लगातार तेज़ी देखने को कमज़ोरी दिख रही है। और आज भी रुपए ने लगभग 79 रुपये और 99 पैसे के रिकॉर्ड को टच किया। अब जो अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि कहाँ तक रुपया टूटेगा और आखिर एक जो टारगेट अगर मैं जान सकूं तो वो क्या होगा? ओके, आज शुरुआती दौर में रुपए की चाल एक सीमित दायरे में घूम रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई, भारत के इकोनॉमी में जहां पर हम 80 से 85% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, तो वो चिंता है। इस वजह से क्रूड में तेजी के साथ साथ रुपए में भी कमजोरी बढ़ती गई और वापस से आज एक नया रिकॉर्ड निचला स्तर हमने देखा 79.99 का। और जानकारों को लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में, हालांकि ऑफशोर ट्रेड में ऑलरेडी 80 के ऊपर जा चुका है और वापस से यहाँ भी ट्रेड में 80 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि इंपोर्ट बिल की चिंता लगातार बरकरार है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की चिंता बरकरार है। और जब तक ब्रेंट क्रूड का भाव $100 के ऊपर है, भारत जैसी इकोनॉमी के लिए आसान नहीं है। और लगातार FIIs की बिकवाली हम घरेलू इक्विटी मार्केट में देख रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं और रुपए को अभी तक राहत नहीं मिलती दिख रही है। जी, थैंक यू विश्वमोहन, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब रुख करते हैं अगली खबर, यानी कि बाजार की बात करेंगे। अच्छे ग्लोबल संकेतों की वजह से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आज बाजार अच्छी बढ़त पर बंद हुए। निफ्टी में 229 अंकों की बढ़त देखी गई, तो वहीं सेंसेक्स में 761 अंकों की तेजी देखी गई। निफ्टी बैंक में भी शानदार तेजी रही। दिन भर बाजार में कैसी रही हलचल, बाजार का पूरा एनालिसिस दे रही है हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, आज बाजार किस तरह से ट्रेड कर रहा था। मॉर्निंग में आप पॉजिटिव बायस के साथ ऑन द फ्रंट ऑफ गुड ग्लोबल क्यूज खुलते हैं और उसके बाद वो मोमेंटम सस्टेन्ड रहता है। 16,200, 16,400 इनकी कॉल्स पर रेजिस्टेंस सुबह ही हमने मॉर्निंग शो में बताई थी और उसके बाद ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद 16,300 के आसपास बाजार आप चाल दिखा सकता है और आज ही के दिन वो आपको मूव उसके पास बाजार सेटल होते हुए दिखाई दिया। आज बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आए? जो वीक स्पेसेस से IT, मेटल, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया।
बैंक्स ने सपोर्ट किया डिस्पाइट एचडीएफसी बैंक बैड नंबर्स, यानी एचडीएफसी बैंक का 1% का सिर्फ लॉस है, उससे भी आप हटा दें तो देखिए आप बैंक निफ्टी कितनी अच्छी मजबूती दिखा रहा था। एक्सपर्ट्स अब मानते हैं कि 37,000 तक के लेवल्स आप बैंक निफ्टी पर देख सकते हैं। तीसरा, आपको सारे बैंक्स की तो हमने बात की, फाइनेंस काउंटर्स ने आज बहुत अच्छी मूव दिखाई दी। एचडीएफसी बैंक की एजीएम में भी ये निकल कर आया एक इंपॉर्टेंट बात थी, और इसके बाद आप सारे फाइनेंस काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम की बात करेंगे। इनफैक्ट अगर आप गेनर्स की बात करें इंडेक्स के लिहाज से, निफ्टी के पहले 5 काउंटर्स की गेनर्स की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा लीड बैंक्स ने ही किया। इंडसइंड बैंक होगा उस लिस्ट में शामिल, टेकीज के बिगीज शामिल होंगे, इन्फोसिस टॉप गेनर में शामिल हुआ, और मेटल हिंडाल्को आपको टॉप लिस्ट में भी देखने को मिला। तो सपोर्ट इन वीक सेक्टर्स ने दिया, बैंक्स ने सपोर्ट एक्सटेंड किया, हालांकि रिलायंस से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिया लेकिन ड्रैग भी नहीं किया बाजार को। ऑयल एंड एनर्जी पैक आपको न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही कारोबार करते हुए दिखाई दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे, सो लगभग एक गिरने वाले के आगे सामने 3 बढ़ने वाले शेयर, ये रेशियो आज आपको मार्केट में दिखाई दी। लूजर्स कौन थे? ऑन द कॉन्ट्रेरियन वो स्टॉक्स एफएमसीजी, फार्मा यानी डिफेंसिव प्ले आज बाजार में बिल्कुल नहीं दिखाई दिया, पूरा अग्रेसिव प्ले आउट था आज बाजार में, वो आपके बड़े लूजर्स थे। फाइनेंस काउंटर्स की भी हमने बात की कि सारे फाइनेंस काउंटर्स आपको अच्छी मूव के साथ आज कारोबार करते हुए दिखाई दिए, चाहे चोला श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, मन्नापुरम मुथूट फाइनेंस हो और बजाज ट्विंस हो, इनमें सब में आपको अच्छी मूव्स देखने को मिली। नंबर्स के बेसिस पर भी जिन काउंटर्स में आज प्ले आउट होना था वहां पर भी अच्छे मूव्स दिखे, बीएल के अच्छे नंबर्स आए, वहां आप देखेंगे क्लियरली। और साथ ही रियल एस्टेट पे इस पे हम लगातार बता रहे हैं कि जहां भी बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं वहां पर आपको अच्छे मूव्स देखने को मिले। सिर्फ प्रेशर आज था तो वो एचडीएफसी बैंक का था और कुछ सेलेक्टिव एफएमसीजी या फार्मा स्पेस का था, अदरवाइज पूरा बायस आपको पॉजिटिव दिखाई दिया। तो ओवरऑल अ गुड सेशन। और अब बात करते हैं ईटी नाउ स्वदेश के एक्सक्लूसिव खबर की। इंडिगो एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में लापरवाही को लेकर ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस ने एयरबस किराए पर मुहैया कराने वाली कंपनी लेसर को चिट्ठी लिखी है। इस पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। एयरक्राफ्ट सेफ्टी को लेकर के गंभीर मामला है, जहां ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस ने चिट्ठी लिखी है एयरबस लेसर को। लेसर वो जो कि एयरलाइन ऑपरेटर को हवाई जहाज किराए पे देते हैं, और इस चिट्ठी में कई सवाल उठाए गए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये कि जो एयरक्राफ्ट की रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए वो मेंटेनेंस नहीं हो रही है। यही नहीं, चूंकि इंडिगो के पास एयरबस का बड़ा बेड़ा मौजूद है, फ्लीट साइज में बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट एयरबस के मौजूद हैं, तो वो चूंकि हाल ही के समय टेक्नीशियंस की बड़ी संख्या वो मास्क लीव पे चली गई थी अलग अलग कारणों के चलते, तो चूंकि टेक्नीशियंस मौजूद नहीं थे, लिहाजा जो शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस होना चाहिए था उसमें देरी की जा रही थी। ये भी आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये भी लगाया गया है कि इंडिगो मैनेजमेंट के 2 वरिष्ठ अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो नहीं हो पा रही है या जो उसमें देरी हो रही है, तो उनका नाम भी इस चिट्ठी में लिखा गया है। यही नहीं, टेक्नीशियंस बॉडी ने एयरबस जो एयरक्राफ्ट लेसर है उसके अलावा डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर से भी फौरी तौर पर मामले का संज्ञान लेते हुए, हस्तक्षेप करते हुए कुछ एक्शन लेने की बात यहां पर की गई थी। हालांकि इस मसले पे डीजीसीए की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन सूत्रों ने इशारा यह किया है कि डीजीसीए ने मामले का संज्ञान लिया हुआ है और इसको सुलझाने के लिए वो अपनी तरफ से एयरलाइन के साथ बातचीत कर रही हैं। जबकि इंडिगो एयरलाइन ने इस मामले में स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि वो एक जिम्मेदार एयरलाइन है और वो जितने भी रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं उनका पूरी तरीके से पालन वो कर रही है। लेकिन चूंकि हाल के समय में अलग अलग एयरलाइंस के कई ऐसे मामले आए जिसमें यात्री सुरक्षा को लेकर के सवाल उठे, एयरलाइन की फिटनेस को लेकर के सवाल उठे, लिहाजा हाल ही के समय रविवार को एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डीजीसीए और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करी और सख्त हिदायत यही कि यात्रियों की सुरक्षा के साथ में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। हादसा आज सुबह 10 बजे के करीब हुआ जब इंदौर से पुणे जा रही महाराष्ट्र रोडवेज की बस उफनती नर्मदा नदी में जा गिरी। खबरों के मुताबिक खलघाट में 2 लेन पुल पर ओवरटेक करने के दौरान बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। बस इंदौर से महाराष्ट्र के अमलनेर जा रही थी। मारे गए 13 लोगों में 8 पुरुष और 4 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अपनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताया। उन्होंने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस 7:30 बजे इंदौर से चली थी
नर्मदा जी के खलघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी, कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। सावन के पावन महीने का आज पहला सोमवार है। भगवान शिव के भक्त सुबह से ही शिवालयों में लंबी कतार लगाए हुए हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। देश भर से शिव भक्तों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। भोलेनाथ की आराधना और जल चढ़ाने के लिए वाराणसी में दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। तो वहीं झारखंड के देवघर महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों की लंबी कतार लगी है। सावन के सोमवार का खास महत्व होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और मान्यता है कि सावन में सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्यारा है, इसीलिए सावन के सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व है और उनके भक्तों में इस दिन को बड़े ही चाव से मनाया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।